बहुत समय पहले की बात है। सतपुरा नामक एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वह हमेशा अपने काम से खुश रहता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। मोहन के परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। मोहन सेठ धनराज के यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था और लकड़ी काटने के बदले में सेठ धनराज मोहन को पैसे देता था, जिससे मोहन और उसके परिवार का जीवन व्याप होता था। सबिता, मैं काम पर जा रहा हूँ, आज बहुत देर हो गया है, तो तुम बच्चों को स्कूल छोड़ाना। अजी स्कूल तो मैं छोड़ आऊंगी, लेकिन सोनू और पिंकी पिछले 2 दिन से कह रहे हैं कि उनके स्कूल की टीचर स्कूल की फीस मंगा रही है। हाँ, तो जाकर दे आओ ना स्कूल की फीस। अजी कहाँ से दूं? आप जो पैसे लाते हैं उसमें मुश्किल से तो घर चल पाता है। अब उतनी सी तनख्वाह में मैं बच्चों की फीस का इंतजाम कैसे करूं? अजी मैं एक बात आपको साफ साफ कह देती हूँ, आप सेठ धनराज जी से पगार बढ़ाने की बात कहिए। दिन पर दिन खर्च बढ़ता जा रहा है। बाजार में अगर सब्जी लेने निकलो तो सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, घर का खर्चा, अब इतनी कम तनख्वाह में कैसे गुजारा होगा? ठीक है, मैं आज ही सेठ जी से थोड़ा पगार बढ़ाने की बात करता हूँ। इतना कहकर मोहन काम पर चला जाता है। अरे भाई, आज तो पगार का दिन है। देखो, अब यह सेठ धनराज कोई ना कोई लोचा जरूर करेगा। हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर पगार कम कर देता है, और अगली बार तो मेरी आधी पगार काट ली थी, यह कहकर कि जो मैंने धनराज जी से रुपए उधार ली थे उसका ब्याज बढ़कर हो गया है, इसलिए मैं तुम्हारी पगार में से 1200 रुपए काट रहा हूं। हाँ रमेश भाई, तुम एकदम सही कह रहे हो। ये सेठ धनराज ना एक नंबर का चालाक और लालची इंसान है। एक तो दुगुना काम ले लेता है और बदले में पैसे भी पूरे नहीं देता। हाँ भाई, मेरे भी अगली बार सेठ धनराज ने पगार काट लिए थे। मैंने बस 2 छुट्टी ली थी, जब मेरी बिटिया बहुत बीमार थी, और इस धनराज ने इस बात का फायदा उठाकर मेरी आधी पगार काट ली। हे भगवान, बस सेठ जी इस बार मेरी पूरी पगार दे दे, बच्चों के स्कूल की फीस भी भरनी है। ऐसे सभी लकड़हारे अपने काम पर लग जाते हैं। काम करने के बाद सेठ धनराज के पास जाते हैं। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, हमें हमारी तनख्वाह दे दीजिए। देखो भाइयों, अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। अभी माल नहीं बिका है, सारा माल गोदाम में ही पड़ा हुआ है। कल या परसों तक तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिल जाएगी। पर सेठ जी, अभी हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। घर का भी सामान लाना है, बच्चों की फीस भरनी है। अरे मैंने कह तो दिया, 1-2 दिन और रुक जाओ, कल या परसों तक पैसे मिल जाएंगे। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। सभी लकड़हारे निराश मन से अपने अपने घर आ जाते हैं। अजी क्या हुआ, इस बार कितना पगार मिला है? सबिता, अभी कोई पगार नहीं मिला। सेठ जी ने कहा है कि 1-2 दिन में पगार मिल जाएगा, पगार नहीं मिला। आपको तो पता है ना बच्चों की फीस भरनी है। इनकी स्कूल टीचर ने आज साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अगर कल फीस नहीं लाई तो बच्चों को घर पर ही बिठा लेना। अब बताओ मैं क्या करूं सबिता, ये सेठ जी समय पर कभी पैसे देते ही नहीं हैं। अब तो बस हम इंतजार के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। 1-2 दिन की बात है, देख लेते हैं। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन बाद सेठ धनराज सबको पगार देता है। अरे रमेश, यह ले अपनी इस महीने की पगार। सेठ जी, ये तो बस 2000 है। मैंने तो इस महीने 3000 तक का काम किया है। हाँ, काम तो किया है, लेकिन तूने 1-1 घंटे आराम भी तो किया है। ये पैसे उसी आराम के कांटे हैं। पर सेठ जी, आपने तो कहा था 8 घंटे काम करो, महीने में 3000 मिलेंगे, और मैंने तो 8 घंटे काम किया और कहाँ आराम किया था। देख रमेश, मुझे ज्यादा हिसाब किताब ना समझा। ये 2000 रख अगर चाहिए तो, और अगर नहीं चाहिए तो कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे रमेश के पास उन पैसे को लेने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। रमेश चुपचाप वह पैसे रख लेता है। मोहन, ये लो तुम्हारे। पर सेठ जी, मेरे तो पूरे 3200 बनते हैं ना। मैंने तो कोई छुट्टी भी नहीं की और ना ही कोई आराम। मैंने तो अपना सारा काम समय पर किया है। हाँ, समय पर तो किया है, पर इस समय बाजार में लकड़ियों का दाम काफी सस्ता हो गया है। इस वजह से अभी तुम्हें भी पगार कम ही मिलेगी जब तक लकड़ियों का दाम नहीं बढ़ता। पर सेठ जी, बात तो 3000 की हुई थी ना। अब हम तो टाइम भी लगाया था, मैं कैसे घर चलाऊंगा, बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है। सेठ जी, इस बार आप पूरे पैसे दे दीजिए। इतना ही मिलेंगे, तुझे यहाँ काम करना है तो कर, वरना कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे मोहन के पास उन पैसे को लेने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। चुपचाप पैसा रख लेता है। अरे भाई, यह सेठ धनराज एक नंबर का बेईमान इंसान है। सारे पैसे अपने जेब में रख लेता है और बहाने बनाता है कि लकड़ियों के दाम सस्ते हो गए हैं। देख लेना,
हम गरीबों की किसी ना किसी दिन इसे जरूर हाय लगेगी। नहीं रामदास भाई, ऐसे नहीं कहते, वह हमारे अन्य दाता हैं। आखिर उन्हीं के वजह से तो हमारा घर चल रहा है। भाई, काहे का अन्य दाता काम के पूरे पैसे तो देता नहीं है। पूरे महीने मेहनत करके भी क्या मिलते हैं? बस इतने पैसे, इसमें हम घर के खर्च कैसे चलाएं? ऐसे तो हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। और हम कर भी क्या सकते हैं रामलाल भाई? हमें लकड़ी काटने के सिवा और कोई काम कहां आता है? और कोई काम खोलना भी चाहे तो उसके लिए हमारे पास इतने पैसे कहां हैं? अब जो भी हो, हमारा तो बस यह सेठ धनराज ही सहारा है। कुछ देर बातें करने के बाद अपने अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। जी आ गए आप। कितनी पगार मिला है? सभिता, इस बार सेठ जी ने बस 2700 रुपए ही दिए हैं। बस 2700 रुपए? इतने में कैसे घर चलाएंगे? बच्चों की फीस में ही 1000 निकल जाएंगे, फिर 1700 रुपए बचे। 1700 रुपए में क्या क्या करेंगे? अब मैं क्या करूं सबिता, अब तुम्हें इसी में ही गुजारा करना होगा। तुम सबसे पहले बच्चों की फीस भर देना, इसके बाद बाकी का मैं देखता हूं। अजी आप क्या देख लोगे? सेठ जी से पूरे पैसे तो मांगे नहीं गए आपसे। नहीं सबिता, मैंने सेठ जी से पैसों के लिए कहा था, पर सेठ जी ने साफ इनकार कर दिया और कहा, यह लेना है तो लो, वरना कहीं और काम ढूंढ सकते हो। मैं सोच रहा हूं कि लकड़ी काटने के बाद मैं कहीं और भी काम ढूंढ लूं। सेठ जी के यहां से काम करने के बाद मैं दूसरी जगह पर काम किया करूंगा, इससे कुछ ज्यादा आमदनी हो जाएगी। आज ही मैं सेठ जी के यहां पर काम करने के बाद और भी जगह काम ढूंढने जाऊंगा। इतना कहकर मोहन काम पर निकल जाता है और जैसा कि मोहन ने कहा था, वह सेठ धनराज के यहाँ काम करने के बाद काम की तलाश में निकल जाता है। मोहन पूरे गांव में काम ढूंढता है, दुकानों दुकानों पर जाकर लोगों से काम मांगता है, मगर हर जगह मोहन को केवल निराशा ही हाथ लगती है। अंत में थक हार कर मोहन वापस जाने लगता है। तभी वह देखता है कि अचानक बहुत सारे बैलों का झुंड उसकी तरफ दौड़े आ रहा है। यह देखकर मोहन बहुत डर जाता है। वह इधर उधर देखता है तो उसे एक गुफा दिखती है और वह गुफा में जाकर छुप जाता है। जब बैलों का झुंड वहां से निकल जाता है, तब मोहन की जान में जान आती है। हे भगवान, आज तो बाल बाल बच गया मैं, वरना आज तो मैं इन बैलों के पैरों तले तो कुचला ही जाता। पर यह मैं कहां आ गया? मोहन यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर गुफा में रखी एक टोकरी पड़ जाती है। मोहन उस टोकरी के पास जाता है। यह कैसी गुफा है और ये कैसी टोकरी यहाँ पड़ी है? इसे मैं घर ले जाता हूँ, सामान रखने के काम आ जाएगी। मोहन जैसे ही उस टोकरी को हाथ लगाता है, गुफा में से एक आवाज आती है। रुक जाओ, इसे छूने की कोशिश मत करो। यह आवाज सुनकर मोहन एकदम पीछे हट जाता है। तभी गुफा में एक जिन प्रकट हो जाता है और वह मोहन से कहता है, कौन हो तुम और मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? मुझे माफ करना, आप जो भी हो, कुछ बैलों का झुंड मेरे पीछे पड़ गया था और उनसे बचने के लिए मैं इस गुफा में आकर छिप गया और फिर मेरी नजर इस टोकरी पर गई। मुझे लगा यहां कोई नहीं है, तो यह टोकरी किसी की नहीं होगी, इसलिए मैंने इसे छुआ। मोहन, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूं। मेरी नजर एक बार भी जिस पर पड़ जाती है, मैं उसका इतिहास अपनी खुली आंखों से देख सकता हूं। पर आप है कौन और आप इतने विचित्र क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? आप अपना परिचय दीजिए, कौन है आप? मैं एक जिन हूं और मैं कई सालों से इस गुफा की रक्षा कर रहा हूं। यह गुफा मेरे पूर्वजों की है। इस गुफा में केवल वही इंसान घुस सकता है जिसका मन बिल्कुल पवित्र हो। अगर तुम अपवित्र होते तो तुम इस गुफा में कभी नहीं घुस पाते। तुम एक सच्चे इंसान हो, इसलिए तुम इस गुफा में घुस पाए और इस टोकरी को छू पाए। अब तुमने इस टोकरी को छुआ है तो यह टोकरी तुम्हारी हुई। नहीं, मुझे ये टोकरी नहीं चाहिए, मैं तो बस देख रहा था। डरो मत मोहन, तुम यह टोकरी ले जाओ। यह कोई साधारण टोकरी नहीं है, बल्कि यह जादुई टोकरी है। जादुई टोकरी? क्या यह वही जादुई टोकरी है जिसके बारे में हमारी दादी कहानी सुनाया करती थी कि किसी गांव में एक जादुई टोकरी हुआ करती थी और वह सबकी इच्छाएं पूरी करती थी? हाँ मोहन, यह वही जादुई टोकरी है। अब तुम इस टोकरी के मालिक हो। तुम इसके इस्तेमाल से अपनी स्थिति सुधार सकते हो। पर याद रखना, तुम जो भी वस्तु इस टोकरी में एक बार डालोगे, वह चीज ही तुम्हें बार बार इस टोकरी में डालनी होगी। इसके अलावा तुम और दूसरी कोई चीज इस टोकरी में नहीं डाल सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो इसका परिणाम तुम्हें ही भुगतना होगा।
मेरी इस बात को हमेशा ध्यान में रखना और सोच समझकर बिना लालच किए इस टोकरी में वही सामान रखना जिसकी तुम्हें जरूरत हो। मोहन टोकरी को लेकर घर आ जाता है। सबिता, ये देखो ये मैं क्या लेकर आया हूँ। ये क्या लाए हो आप? बस ये एक टोकरी। सबसे पहले ये बताइए, आप तो काम की तलाश में गए थे ना, तो कोई दूसरा काम मिला कि नहीं? अरे सबिता, मेरी पूरी बात तो सुनो। ये कोई ऐसी वैसी टोकरी नहीं है, बल्कि यह एक जादुई टोकरी है। मोहन सबिता को वह सारी घटना के बारे में बताता है जो उसके साथ हुआ था। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि इस टोकरी में हमें कोई ऐसी चीज डालनी होगी जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत हो? हाँ सबिता, हमें सोच समझकर ही इसमें कोई चीज डालनी होगी। मोहन थोड़ी देर सोचता है, फिर उसका ध्यान घर में रखी सब्जियां पर जाता है। सबिता, जो मैं सब्जी लाया था उसमें कुछ बचा है? हाँ जी, 2-3 आलू बचे होंगे। सबिता, तुम उस आलू को ले आओ। हम उस आलू को इसमें डालेंगे और उस आलू से हम अपना एक व्यापार शुरू करेंगे। सबिता वो आलू को ले आती है और उसे टोकरी में डाल देती है। वह जैसे ही आलू को उस टोकरी में डालते हैं, उसमें बहुत सारी आलू आ जाती हैं। अरे वाह, ये तो चमत्कार ही हो गया। ये देखिए कितना सारा आलू हो गया। अगर आप इसको बेचेंगे तो इससे काफी अच्छे पैसे मिलेंगे। हाँ सबिता, मैं कल सुबह बाजार जाकर इनको बेच आऊंगा और जो पैसे मिलेंगे उससे हम अपने सोनू और पिंकी के स्कूल की फीस भर देंगे और बाकी बचे पैसों को संभाल कर रख लेंगे। अगले दिन मोहन आलू बेचने के लिए बाजार की ओर निकल पड़ता है। आलू ले लो, आलू 10 रुपए किलो, आलू मोटे मोटे आलू। बाजार में मोहन आलू बहुत ही कम दामों में बेचा, जिसकी वजह से आम लोगों के साथ साथ बड़े व्यापारियों ने भी मोहन से आलू खरीदा। आलू को बेचकर मोहन को काफी अच्छे पैसे मिले। पैसों को लेकर मोहन घर आ जाता है। सबिता, ये देखो सबिता, उन आलू को बेचकर मुझे कितने सारे पैसे मिले हैं। ये लो कुछ पैसे, इससे तुम कल सोनू और पिंकी के स्कूल के फीस भर देना। हाँ जी, लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। अच्छा सबिता, मैं काम के लिए निकलता हूँ। अजी, आपके पास तो अब यह जादुई टोकरी है, तो अब आपको उस सेठ धनराज के यहाँ काम करने की क्या जरूरत है? हाँ सबिता, मैं सेठ धनराज जी के यहाँ काम पर नहीं जा रहा, बल्कि मैं तो वहां पर जो काम कर रहे बाकी के लकड़हारे हैं उन्हें यह खुशी की खबर देने जा रहा हूं, क्योंकि सेठ धनराज जी से मेरे साथ साथ वह सारे लकड़हारे भी बहुत परेशान हैं। इसलिए अगर मेरा भला हो रहा है तो क्यों ना मैं उन सब का भला करूं। वह सभी बहुत ईमानदार लकड़हारे हैं, वह भी बहुत मेहनत से काम करते हैं, मगर धनराज ने कभी भी उनको उनकी मेहनत के सही पैसे नहीं दिए। इसलिए मैंने सोचा है क्यों ना मैं उनको अपने इस काम में शामिल कर लूं। हाँ जी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अगर आप सभी लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हम सब बहुत जल्द ही तरक्की हासिल कर लेंगे। ऐसे ही सभी लकड़हारे को मोहन अपने काम पर लगा लेता है और मोहन का एक बड़ा व्यापार शुरू हो जाता है। सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं और अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें